हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट जीके लूसेंट हिंदी में। दोस्तों, आपका स्वागत है। हम लोग बात करें भारतीय संविधान की। आज हम लोग बात करेंगे निवारक निरोध से संबंधित अब तक बनाई गई विधियां। पहला आता है निवारक निरोध अधिनियम 1950। भारत की संसद ने 26 फरवरी 1950 ईस्वी को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया था। इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य से रोकना था। इसे 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को समाप्त हो जाना था, किंतु समय समय पर इसका जीवनकाल बढ़ाया जाता रहा। अतः यह 31 दिसंबर 1971 को समाप्त हो गया। 31 दिसंबर 1971 को समाप्त हो गया। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 MISA 44वें संवैधानिक संशोधन 1969 इसके प्रतिकूल था और इसका कारण अप्रैल 1969 ईस्वी को यह समाप्त हो गया। विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974। पहले इसमें तस्करों के लिए नज़रबंदी की अवधि 1 वर्ष थी, जिसे 13 जुलाई 1984 को एक अध्यादेश के द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में लागू किया गया। आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियों निरोधक कानून डाडा निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने उनमें यह सबसे प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून था। 23 मई 1995 ईस्वी को इसे समाप्त कर दिया गया। पोटो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001 इसे 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया। पोटो टाटा का ही एक रूप है। इसके अंतर्गत कुल 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिनिधित्व किया गया। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वालों को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया। पुलिस शक के आधार पर किसी की भी गिरफ्तारी कर सकती है, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रह सकती है। पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन यह अपील भी गिरफ्तारी के 3 माह बाद ही हो सकती है। पोटो 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनाने के बाद पोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट हो गया है। 21 सितंबर 2004 को इसका अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिदेश। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार की अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लेखन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और श्रम और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने का स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने के लिए विधि संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 27 राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। अनुच्छेद 28 राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसी शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। 5वां, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार।
अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। नोट: वर्तमान में 6 समुदाय मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन को अल्पसंख्यक वर्गों का दर्जा प्रदान किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री को 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पंसद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा गया है। अनुच्छेद 32 इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के समादेश या रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। पहला, बंदी प्रतीक्षीकरण। दूसरा, परामदेश। तीसरा, प्रतिकेश लेख। चौथा, उत्प्रेषण। पांचवा, अधिकार रेखा लेख। बंदी प्रतीक्षीकरण यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके दौरान न्यायालय बंदीकरण वाले अधिकार को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान पर और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय में बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। दूसरा, परमादेश। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। इस प्रकार आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने के आदेश जारी किया जाता है। प्रतिषेध लेख यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों व अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। उत्प्रेषण इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वो अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। अधिकार उच्च लेख जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार पक्ष के आदेश के द्वारा उसे व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता है। मौलिक अधिकार के संशोधन में संशोधन। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 ईस्वी के निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णयों में यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार को शामिल किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 ईस्वी के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी थी, अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। 24वें संशोधन संविधान संशोधन 1971 ईस्वी द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में इस प्रकार संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। 42वें संशोधन में 1976 ईस्वी द्वारा अनुच्छेद 368 के खंड 4 और 5 जोड़े गए तथा वह व्यवस्था की गई। इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। छठा, मिनवा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 ईस्वी के निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का
पुनरावलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। इस न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु फिर भी इस भाग में अधिकतर तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए आधारभूत है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है। यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। नोट: भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किया जाता है। यह प्रपत्र 1935 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नर को जारी किया जाता है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न हैं। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में है। अनुच्छेद 39 का सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। अनुच्छेद 39 का धन का समान वितरण। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। नोट: 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है। इसका उद्देश्य गरीबों की सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना है। वर्तमान में इसमें 5 योजनाएं शामिल हैं। पहला, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ आय योजना और अन्नपूर्णा योजना। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मनोवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। अनुच्छेद 44 नागरिकों को लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्ध संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर का ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। उपरोक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो राज्य के लिए निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं, जैसे अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, अनुच्छेद 351 हिंदी को प्रोत्साहन देना। राज्य की नीति निर्देशक तत्व का एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन केटी शाह का है। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर। नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार यह यूएस के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है, बल्कि मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। नीति निर्देशक में इसे लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता,
लेकिन मौलिक अधिकार के लिए इसे लागू करने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। नीति निर्देशक यह समाज की भलाई के लिए है और मौलिक अधिकार यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है। नीति निर्देशक में इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है, मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। नीति निर्देशक में यह सरकार के अधिकारों का बढ़ाता है, मौलिक अधिकार यह सरकार के महत्व को घटाता है। 7वां, यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है और मौलिक अधिकार यह अधिकार नागरिक को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। मौलिक कर्तव्य